अपने यूनिट फर्स्ट से हीमेटोलॉजी की क्लास में। जो टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं उसको क्विक रिवीजन के फेस पे निकाल देंगे और जो नया है उसको समझेंगे, ठीक है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो मोस्टली टॉपिक इसमें हमने कवर कर लिए हैं, लेकिन स्टिल जो पार्ट आपको नहीं पता लगा होगा या जो लगेगा आपको कि ये दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है, तो उसको हम दोबारा से करेंगे। हीमेटोलॉजी क्या है? बेसिकली स्टडी है किसकी? ब्लड सेल्स की। यहाँ पे हम लोग ब्लड सेल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। और जब ब्लड सेल्स की बात की जाती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि खाली हम 3 सेल पढ़ेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, नहीं। इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे? अनमैच्योर सेल्स, यानी हीमेटोपोइसिस के कुछ पार्ट भी हम इसमें समझते हैं, ठीक है। कंप्लीट हीमेटोलॉजी उसी में काउंट की जाती है। क्लियर हो गया? लेकिन हमारा फोकस जो रहता है वो इन्हीं 3 सेल्स के सराउंडिंग्स में चलता है, जो कि है इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। क्लियर हो गया? बात कर ले ब्लड की, तो क्या है? ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि क्या कैरी करता है? 45% सेल कैरी करता है, 55% प्लाज्मा कैरी करता है। 45% सेल में 44% जो है वो आपका क्या है? आरबीसी है, और आपका 1% बफी कोट है। बफी कोट क्या है? डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट, और फिर 55% जो है वो प्लाज्मा है। प्लाज्मा में क्या है? वाटर है, सॉल्ट्स हैं, मिनरल है, विटामिन है, हार्मोन है, वो सारी नेसेसरी चीजें हैं जो हमारी बॉडी को सर्वाइव के लिए चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक है। ब्लड क्या ट्रांसपोर्ट करता है? तो ब्लड सेल के अंदर की मैं बात करूं तो सेल में आरबीसी सेल जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है क्या? ऑक्सीजन, ठीक है। डब्ल्यूबीसी कोई चीज ट्रांसपोर्ट नहीं करता, प्लेटलेट कोई चीज ट्रांसपोर्ट नहीं करता, ठीक है। वो पार्ट है, डब्ल्यूबीसी पार्ट है आपके इम्यूनिटी का, प्लेटलेट पार्ट है आपके कोगुलेशन का। क्लियर हो गया? फिर ब्लड में और क्या होता है? प्लाज्मा आ जाता है। सेल वाले पार्ट में क्लियर हो गया ना कि सेल वाले में क्या कवर करता है? वो प्रोटीन कवर करता है खाली, इसके द्वारा, आरबीसी के द्वारा, ठीक है। आरबीसी का अपना शेप साइज है, वो दोबारा बता दूंगा, अभी कंटिन्यू करते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या है? इम्यून सेल्स हैं, ठीक है। और प्लेटलेट क्या है? आपके कोगुलेशन फैक्टर का काम करते हैं। आरबीसी के साइज की बात करूं, अप्रॉक्सीमेटली 7 माइक्रोमीटर का उसका डायमीटर होता है। थिकनेस जो है वो होती है 212, 2 मतलब साइड में दोनों जो क्यों? क्योंकि डंबल शेप का होता है आरबीसी, ठीक है। डंबल शेप की होने की वजह से यहाँ साइड में उसका 2 माइक्रोन का थिकनेस है, बीच में 1 माइक्रोन का थिकनेस होता है, ठीक है। यहाँ जो है 1 माइक्रोन, यहाँ जो है 2 माइक्रोन, और इसकी डायमीटर की बात करूँ तो ये 7 माइक्रोन अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। हेल्दी एडल्ट में देखने को मिलेगा, ठीक। ब्लड कैसे कैसे मूव करता है? तो 3 रास्ते हैं इसके मूव करने के लिए। पहला है आर्टरी, दूसरा है वेन, तीसरा है कैपिलरी, ठीक है। ये क्या है? तो क्लोज्ड सर्किट है। ये क्या है? क्लोज्ड सर्किट है। क्लोज्ड सर्किट का मतलब होता है कि ये सर्किट एक जगह से शुरू हो रहा है और वापस वहीं आके खत्म हो रहा है, कहीं इधर उधर ब्रेक नहीं हो रहा। डिवाइड जरूर हो रहा है अलग अलग ब्रांचेस में, लेकिन वो ब्रांचेस कहीं जाके स्टॉप नहीं हो रही है, वो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आ रही है। जैसे लंग्स से ऑक्सीजन कैरी करना शुरू किया और वापस दोबारा जाके लंग्स में ही उसने क्या किया? रिलीज कवर कर दिया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो आई वहां से उसको रिलीज कर दिया, ठीक है। क्लियर है? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड इसी तरीके से ब्लड जो है मूव करता है। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड आपको बता दिया, कितना कितना क्या क्या परसेंट है। फंक्शन ऑफ ब्लड आपको बता दिया, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, टेम्परेचर मेंटेनेंस का काम करेगा, ठीक है। क्लियर है? और अपनी जो भी नेसेसरी सब्सटेंस है जो कि ऑर्गन को डेवलप करने के लिए चाहिए वो सारी चीजें सप्लाई करेगा। ब्लड सेल में सबसे पहले आरबीसी आ जाते हैं, रेड ब्लड सेल कहते हैं। ऑक्सीजन कैरी करता है, आयरन होता है इसके अंदर, फॉलिक एसिड होता है इसके अंदर, और विटामिन B12 रहता है। ये मेजर 3 चीजें हैं जो आरबीसी जो है, रेड ब्लड सेल जो है वो कैरी करके चलता है, ठीक है। आयरन, ऑक्सीजन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12, मेजर ये 3 चीजें रहती हैं इसके पास हमेशा। विटामिन B12, आयरन, फॉलिक एसिड और ऑक्सीजन, ये सारी चीजें आरबीसी के पास रहती हैं, हेल्दी आरबीसी के पास। ऑक्सीजन बाहर से मिलता है, विटामिन भी बाहर से मिलता है, आयरन भी बाहर से मिलता है, फॉलिक एसिड भी बाहर से मिलता है।
ये बस जोड़ के रखता हूँ सबको आपस में, ठीक है। लाइफ स्पेन की बात करें 120 दिन इसका लाइफ स्पेन होता है। डायमीटर मैंने बता ही दिया 7 माइक्रोन का होता है अप्रोक्सीमेटली। थिकनेस जो है 2 माइक्रोन की होती है साइड में, 1 माइक्रोन की होती है सेंटर में। इसमें 1 माइक्रोन नहीं लिखा हुआ है, उसका रीजन है इसने खाली साइड की थिकनेस दे रखी है। वॉल्यूम की बात करें तो 5 मिलियन तक इसका अप्रोक्सीमेटली वॉल्यूम रहता है मेल में और 4 मिलियन तक रहता है फीमेल में। क्लियर हो गया? कितना? 5.5 मिलियन। 5 मिलियन की लोगे तो ओके है, कोई उसमें फर्क नहीं है। देखो नॉर्मल वैल्यू नहीं होती है, हमेशा नॉर्मल रेंज होती है, एवरेज होता है। तो 4 से कह सकते हो कि 5 के आसपास आपका मेल में रहता है और वहीं 4 से 4.5 जो है फीमेल में रहता है, ठीक है। वैसे 4 से 6 आपको नॉर्मल रेंज कई जगह देखने को मिल जाएगी, मेल और फीमेल दोनों को मिला के। WBC की बात कर लेते हैं, ठीक है, जिनको हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। ये क्या है? ये आपके फाइटिंग सेल्स हैं, ठीक है। फाइटिंग सेल्स का काम क्या होता है? व्हाट आर फाइटिंग सेल्स? जो हमारे कहने में बाहर बैक्टीरिया और वायरसेस से बचाते हैं, बैक्टीरिया और वायरसेस से बचाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये फाइटिंग इम्यून सेल की तरह काम करते हैं। इसके अंदर 5 सेल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, स्नोफिल, मोनोसाइट और बेसोफिल। ये मैंने डिक्रीज ऑर्डर ऑफ परसेंटेज में बताया है। सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल होगा, फिर लिम्फोसाइट होगा, फिर आपका स्नोफिल होगा, फिर मोनोसाइट होगा, फिर बेसोफिल होगा। क्लियर हो गया? ठीक है। इनका काम क्या है? ये आपके फाइटिंग सेल्स हैं। किसमें हेल्प करते हैं? तो ये डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। न्यूट्रोफिल कैसा दिखता है? तो इस तरीके का आपका न्यूट्रोफिल दिखता है। अलग अलग लोब्स हैं। लाइट थोड़ा सा अगर हम ऑफ कर दें, शायद अब थोड़ा क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है? ये अलग अलग सेल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 8 लोग तक, यानी 2 से 8 लोग न्यूट्रोफिल के रहते हैं। 2 से 8 लोग का क्या मतलब है? यहाँ पे ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसके अंदर ये लोब्स हैं, ठीक है। कई जगह आपको ऐसे दिखाई दे रही है, कई जगह कैसा दिखाई देगा? एक सेल है, 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब, 4 लोब, ऐसे भी दिखाई दे सकते हैं। ये लोग से डार्क कलर में, ठीक है। और ये ग्रैन्यूल्स होंगे, ठीक। क्लियर हो गया? तो 2 से 5 लोग जो है एवरेज दिखाई देते हैं हेल्दी में, और वैसे अगर देखा जाए डिजीज का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के हिसाब से तो 8 भी दिखाई देते हैं, ठीक है। क्लियर है? और इसमें कुछ छूटा है। WBC वाइट सेल्स बता दिया, ऑल वाइट सेल्स आपने ये भी बता दिया, RBC ठीक है। हेमेटोपोइसिस वाला पार्ट जो है वो इसमें बता रहा है। T सेल्स एंड B सेल्स आर किलर सेल्स बेसिकली, ठीक है। तो मोनोसाइट्स वगैरह जो पार्ट होगा उसको बताइए। ग्रैन्युलोसाइट और एग्रैन्युलोसाइट वो बता दिया आपको। जिस नाम के पीछे फिल लगा है वो ग्रैन्युलोसाइट है, जिस नाम के पीछे साइट लगा है वो एग्रैन्युलोसाइट है। जैसे न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बेसोफिल, ये क्या है? ग्रैन्युलोसाइट्स है। और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट एग्रैन्युलोसाइट्स है, जिसके अंदर ग्रैन्युल्स नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ये आइडियल पिक्चर है इसकी, हाँ ये सही है। ये इसको देख के थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे न्यूट्रोफिल में लोब्स दे रखे हैं, बेसोफिल में ये बीन्स लाइक है वो दे रखा है, इसमें ग्रैन्यूल्स दे रखे हैं। स्नोफिल हेडफोन की तरह है, ग्रैन्यूल्स दे रखे हैं। लिम्फोसाइट में कोई ग्रैन्यूल नहीं है, मोनोसाइट में कोई ग्रैन्यूल नहीं है, बेसोफिल में कोई बेसोफिल इसमें क्या है? हाँ बेसोफिल दे रखा है, वो भी मोनोसाइट्स ही अलग अलग, ठीक है। T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट वाले। क्लियर हो गया? ओके। नॉर्मल रेंज ऑफ WBC की बात करें तो 4000 से 11000 1 ml के ब्लड में। देखो ये तो हम बात करते हैं ना 4 लाख से 5 लाख, 4000 से 11000, ठीक है। ये 1 ml ऑफ ब्लड के अंदर हम देखते हैं अप्रोक्सीमेटली। हमारी बॉडी में कितना ml ब्लड होता है? इतने आपको 1 ml ब्लड में मिल जाएंगे। बॉडी में तो 5 लीटर ब्लड है। अगर पूरी बॉडी के सेल्स काउंट करोगे तो मिलियंस में चले जाते हैं। कहते हैं ना 4 मिलियन 5 मिलियन, वो क्या है? पूरी बॉडी के हैं,
अब मान लो किसी का वेट 2 पाउंड है, और सॉरी 2 क्विंटल है, और तो कम हो गया, 2 क्विंटल है, तो उसका वेट कितना, उसका ब्लड वेट कितना होगा, उसकी बॉडी का 8% उसका ब्लड वेट होगा। एवरेज ब्लड वेट जो होता है वो 5 लीटर होता है। 8% आपका एक हेल्दी एडल्ट में जो है, जो हेल्दी होता है अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड वेट होता है उसका। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? मेरा वेट अगर 80 किलो है या 82 केजी है, तो मेरी बॉडी वेट का 8% जो है वो मेरा ब्लड का वेट है, ब्लड का। अच्छा समझे? न्यूट्रोफिल ने बता दिया आपका। हाँ, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट इन सब का एक ही बार में लेके बता देता हूँ। देखो प्लस माइनस में थोड़ा डिफरेंस रहेगा, ठीक है? मतलब हो सकता है कि जो मैं नॉर्मल रेंज बता रहा हूँ उसमें 1-2 यूनिट आगे पीछे हो। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है आपका जो किट या जो मशीनरी, जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, उसमें हर बार कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलता है। न्यूट्रोफिल में सबसे ज्यादा होते हैं, उसके बाद लिम्फोसाइट होते हैं, उसके बाद इस्नोफिल, फिर मोनोसाइट, फिर बेसोफिल। याद रखना ये चीज। न्यूट्रोफिल 40 से 70 के बीच में रहेगा, कई जगह 75 भी देखने को मिल सकता है। लिम्फोसाइट 20 से 40 के बीच में रहता है, कई जगह 45 भी देखने को मिल सकता है। इस्नोफिल 2 से 10 के बीच में रहता है, कई जगह 8 भी देखने को मिल सकता है। मोनोसाइट 4 से 8 के बीच में रहता है, कई जगह 2 से 6 भी देखने को मिल सकता है। बेसोफिल 0 से 2 के बीच में रहेगा। ये परसेंटेज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? ये चेंज हो सकता है, कई जगह 0 से 1 भी देखने को मिल सकता है। डिपेंड होता है कि आपका जो रिएजेंट है, क्यों मैं बोल रहा हूँ ये चेंज हो सकता है, लेकिन एक रेंज जो है वो सिमिलर सी रहेगी। क्लियर हो गया? ठीक है? क्यों चेंज होता है? रिएजेंट चेंज हुआ, प्रोसीजर थोड़ा चेंज हुआ, मॉडिफाई हुआ, तो नॉर्मल रेंज में वेरिएशन आ जाएगा। इसीलिए नॉर्मल रेंज होती है, इसे बोलते हैं नॉर्मल लो, इसे बोलते हैं नॉर्मल हाई। इसके बीच में जो वैल्यू आ रही है वो नॉर्मल रेंज में आएगी, नॉर्मल वैल्यू होगी, ठीक है? इसको बोलते हैं नॉर्मल लो, इसको बोलते हैं नॉर्मल हाई। अब नॉर्मल लो और नॉर्मल हाई के बीच में जो वैल्यू है वो क्या है? वो है आपकी नॉर्मल वैल्यू ऑफ दैट इंडिविजुअल सैंपल। क्लियर हो गया? नॉर्मल हाई, क्लियर है? अब न्यूट्रोफिल का एक इंडिविजुअल डायग्राम देख लो। ये आपको ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं, इसके येलो येलो से पर्पल कलर का ये इसका न्यूक्लियस दिख रहा है, और बाहर इसकी क्या है? सेल वॉल है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब आ जाते हैं इस्नोफिल पे। यहाँ 2 से 4 दे रखा है इस्नोफिल में, मैंने 2 से 10 लिया हुआ है, ठीक है? 2 से 4 भी कह सकते हो, 2 से 6 भी होता है, कई जगह 2 से 8 भी होता है, डिपेंड करता है उनका रिएजेंट भी। उन्होंने जो लिया है उनका अपना जो टेस्ट लग रहा होगा, कोई मशीन होगी, ट्यूलिप की हो सकती है, मिनरे की हो सकती है, बैकमैन की हो सकती है, और उसके अकॉर्डिंग, उसके रिएजेंट के अकॉर्डिंगली उन्होंने नॉर्मल रेंज दे रखा है, ठीक है? अब आप कहोगे कि सर नॉर्मली जब हम मैनुअल करते हैं, तो जब आप मैनुअल करोगे तो उसमें डाइल्यूटिंग फ्लूइड आएगा, डाइल्यूटिंग फ्लूइड के साथ एक लिटरेचर होगी, उसमें उसकी नॉर्मल रेंज की होगी, ठीक है? अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि भाई इस्नोफिल का क्या है। इस्नोफिल देखो, न्यूट्रोफिल पहले बता देता हूं। न्यूट्रोफिल जो है ज्यादातर एक्यूट डिजीज बताता है। एक्यूट मतलब जो अभी रिसेंट में कोई बीमारी हुई हो, वायरल इन्फेक्शन है, कोई रिसेंट का, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है रिसेंट का, कोई चोट लग गई है रिसेंट में, ठीक है, उसकी वजह से कोई वैसे इन्फेक्शन हो गया है, स्वेलिंग हो गई है, इन सब में क्या होता है? न्यूट्रोफिल बढ़ जाता है। फीवर हो गया है तो न्यूट्रोफिल बढ़ जाएगा। लिम्फो, अब उसके बाद इस्नोफिल में आते हैं। इस्नोफिल में क्या है? तो 2 से 4% या 2 से 8% या 2 से 10% जो है रेंज के बीच में आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है? इसमें क्या है? इसमें ये रहता है कि आपके स्किन से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई इन्फ्लेमेटरी केस हो, इंटरनल स्वेलिंग हो या एक्सटर्नल स्वेलिंग हो, जहां पे स्किन के ऊपर डायरेक्टली उसका प्रेशर चला हो, तो वहां पे क्या होगा? इस्नोफिल आपका बड़ा हुआ नजर आएगा। किस तरीके से इस्नोफिल दिखाई देता है अगर मैं बात करूं तो ये डायग्राम है उसका इस्नोफिल का, किस तरीके से हेडफोन की तरह दिखाई देता है। ग्रैन्यूल्स देखोगे हल्के पर्पल कलर के हैं, अंदर जो है ये ब्लू कलर का है, और बाहर इसकी सेल वॉल है। कलर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कलर जो है स्टेनिंग में ऐसा ही दिखाई देता है, ठीक है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, बेसोफिल की बात कर लेते हैं हम। बेसोफिल क्या होता है? ये ट्यूमर सेल्स होते हैं बेसिकली, लिखना है कुछ? ट्यूमर सेल्स को आइडेंटिफाई करने वाला सेल है, ठीक है? लॉन्ग क्रॉनिक
एलर्जिक रिएक्शन में ये देखने को मिलता है। बात करें इसके परसेंटेज की तो यहाँ पे ये 0.5% के आसपास इन्होंने रेंज दे रखी है, लेकिन जो नॉर्मली हम देखते हैं 0 से 2 या 0 से 1 देखते हैं। ट्यूमर सेल और कैंसर सेल को मारना है। हाँ, अगर बॉडी में ट्यूमर और कैंसर सेल होंगे तो इसकी वैसोफिलिटी ऑटोमेटिकली क्या होगी, क्षमता बढ़ जाएगी नॉर्मल रेंज से। ठीक है, ये है इसका वैसोफिल का डायग्राम। ठीक है, ग्रैन्यूल्स हल्के स्काई ब्लू के हैं, अंदर पर्पल कलर का है, बाहर ये हल्का सा ग्रीनिश शेड दे रखा है। ठीक है, ये सब लिस्मन स्टेन जब आप करोगे सेल का तो इसी तरीके से दिखाई देता है। फिर आ जाता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो है दो टाइप के होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। इनको CD4 और CD8 सेल कहा जाता है। दोनों जो है किलर सेल्स होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? लिम्फोसाइट के लिए मतलब लिख लो कोई नहीं। ये सर CD4 प्लस हेल्पर टी सेल और CD प्लस CD4 plus helper T cell. T cell displays full response of CD4 and known as CD4 plus T cells. ये एक्चुअली देखो किलर सेल्स क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। लिम्फोसाइट जो है ज्यादातर क्रॉनिक केस में बढ़ते हैं। ठीक है, और क्रॉनिक केस में क्या होता है कि आपकी बीमारी जो है लंबे समय तक हो रही होती है। लंबे समय तक कोई भी अगर बीमारी रहेगी तो क्या करेगा, आपस के सराउंडिंग्स को भी वो इम्पैक्ट करेगा। तो इम्पैक्ट करेगा तो उसको क्या चाहिए, हेल्पर सेल्स भी चाहिए होते हैं उसको, कि वो सराउंडिंग्स के एनवायरनमेंट को भी इंडिकेट कर सके। T cells और B cells। T cells, B cells, CD8 और CD4 CD4 नाम है। क्लियर हो गया? स्टेनिंग के अंदर कैसे दिखाई देगा, इस तरीके से आपको स्टेनिंग के अंदर आपके सेल्स दिखाई देंगे लिस्मन स्टेन के अंदर। ठीक है, डार्क कलर का दिखाई देगा। डायग्राम में बता देता हूँ कैसे में आएगा। आउटर लेयर रहेगी और इनर लेयर का ये सरफेस कवर रहेगा, कोई ग्रैन्यूल नहीं होंगे, ये डार्क कलर का होगा। ठीक है, इसमें साइज का कोई इंडिकेशन दिया नहीं है। डीएलसी जब दोबारा पढ़ाऊंगा तो उसमें एक बार साइज भी आपको बता दूंगा कि अप्रोक्सीमेटली कितने माइक्रोन का ये रहता है। ठीक है, आरबीसी से हमेशा सेल बड़ा रहता है, 12 माइक्रोन, 11 माइक्रोन, 8 माइक्रोन ऐसे रहते हैं। 8 माइक्रोन को कम बोल दिया मैंने, सॉरी, 10, 12, 14 ऐसे रहेंगे, इसी की रेंज के बीच में रहते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं उसके बाद मोनोसाइट की। मोनोसाइट क्या है आपका, सेम ये भी आपका वायरस डिजीज वगैरह में बढ़ जाता है। ठीक है, कैंसर में भी ये दिखाई देता है कई बार, लाइक क्रॉनिक डिजीज के अंदर ज़्यादा इसका रेशियो रहता है बढ़ा हुआ हमेशा। ठीक है, और इसकी जो रेंज है वो यही है, 4 से 8 के बीच में है। मोनोसाइट दिखता कैसा है, तो ये आउटर सेल वॉल रहेगी। ठीक है, इनर एक क्या रहेगा, इस तरीके से कर्व बीन शेप का नजर आएगा। कई बार मैक्रोसिटिक मोनोसाइट में, मैक्रोसिटिक यानी बढ़ा हुआ, उसमें क्या होगा, ये पूरा कवर कर रहा होगा, कहीं जरा सा ऐसे कर्व होगा, आपको लगेगा लिम्फोसाइट। तो देखते वक्त यही चीज ध्यान देनी होती है, साइज में वेरिएशन होता है। मोनोसाइट जो है वो साइज में बड़ा होता है लिम्फोसाइट के कंपैरिजन में। क्लियर है? फिर आ जाता है प्लेटलेट। प्लेटलेट जो है प्लेटलेट क्या है, प्लेटलेट आपका कोआगुलेशन फैक्टर में हेल्प करने वाला सेल है। थ्रोम्बोसाइट इसका अदर नेम है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और थ्रोम्बोसाइटोसिस, इसकी दो कंडीशन होती है। थ्रोम्बोसाइटोसिस का मतलब होता है बढ़ जाना, ठीक है, प्लेटलेट का, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब घट जाना प्लेटलेट का। अगर मैं साइज की बात करूं तो 1 माइक्रोन से लेके 3 माइक्रोन तक, 4 माइक्रोन तक इसका साइज रहता है। ठीक है, किस तरीके से दिखाई देगा, डार्क डॉट की तरह दिखाई देगा, इर्रेगुलर डॉट की तरह दिखाई देगा माइक्रोस्कोप के अंदर। ये डॉटेड पार्ट जो इसमें आप देख रहे हो, ये क्या है, ये आपके प्लेटलेट्स हैं। ठीक, 2 से 4 माइक्रोन, वही 1 से वैसे 1 से 4 के बीच में रहते हैं। 2 से लाइफ स्पेन क्या है इसकी, 9 से 12 दिन। वॉल्यूम की बात कर लें तो 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में ये एडल्ट ह्यूमन बीइंग में रहता है।
अब यहाँ बात करते हैं कि भाई सेंट्रीफ्यूज करने के बाद 1 ml ब्लड लोगे या 5 ml ब्लड लोगे तो सेंट्रीफ्यूज जब करोगे तो क्या चीज बाहर निकल के आएगी। सेंट्रीफ्यूज क्या है? एक एप्लीकेशन है, एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम क्या सेपरेट करते हैं, प्लाज्मा और ब्लड। सेल और प्लाज्मा को सेपरेट करते हैं। सीरम और प्लाज्मा क्या है? सीरम और प्लाज्मा अलग चीज है। अगर प्लाज्मा चाहिए तो एंटीकोगुलेंट चाहिए होगा, सीरम चाहिए तो बिना एंटीकोगुलेंट के चाहिए होगा। अभी बताता हूं उसका डिफरेंस भी। प्लाज्मा, बफी कोट, आरबीसी। बफी कोट इज इक्वल टू प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी। क्लियर हो गया? प्लाज्मा के अंदर क्या क्या है? सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं सारे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, लिपिड, फैट, हार्मोन, वाटर, साल्ट्स, सब इस प्लाज्मा में। बफी कोट में क्या है? प्लेटलेट है और डब्ल्यूबीसी है। आरबीसी का एरिथ्रोसाइट है, रेड ब्लड सेल। ठीक है, इसी वजह से 4000 से 11000 डब्ल्यूबीसी होते हैं, 1.5 से 4.5 प्लेटलेट होते हैं और 4 मिलियन से 6 मिलियन आरबीसी। क्लियर है? बहुत ये इसी की वजह से सांस लेने वाले यही कैरी करके लेके जाता है। अब प्लाज्मा और सीरम में डिफरेंस समझ लो। मेरे बॉडी के अंदर हिपैरिन एंटीकोगुलेंट है, ठीक है, बॉडी से ब्लड बाहर आया, हिपैरिन डीएक्टिवेट हो गया, अलग से कोई एंटीकोगुलेंट डाला, सोडियम साइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, ईडीटीए या कोई अदर ब्लैक कुछ भी डाला मैंने, अलग से एंटीकोगुलेंट ऐड किया तो प्लाज्मा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सेल ब्रेक डाउन हो जाएंगे, टूट जाएंगे, क्लॉट हो जाएंगे, क्लम्प्स में बदल जाएंगे। क्लम्प्स में बदलने का मतलब है इस तरीके से ये क्लम्प्स हो जाएगा, क्लॉटेड ब्लड है ये लाइव आरबीसीज हैं। क्लियर हो गया? तो इसमें सीरम मिलेगा और इसमें प्लाज्मा मिलेगा। आया समझ में? क्या तभी तो कोगुलेशन फैक्टर एक्टिव होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर मैं कस के आपको मारूं डंडा तो नीला पड़ जाएगा, जहां डंडा लगेगा तो क्या हुआ, वहां पे आपकी कैपिलरीज रप्चर हुई तो आरबीसी बाहर निकल गया अपने पाथवे से, प्लेटलेट आया, उसने पाथवे से कैपिलरी को बना दिया, कवर कर दिया, तो वहां इंटरनल कोगुलेशन फैक्टर एक्टिव हुआ और उसने क्या किया, हिपैरिन को डीएक्टिवेट किया, जिससे प्लेटलेट अपनी जगह पे आया जहां वो जालीदार हो रखा था, वहां सेल्स आके चिपके, ऑटोमेटिकली वो ठीक हो गया, अपना पाथवे कवर कर गया, बाहर नहीं निकल रहा पाथवे से। फिर धीरे 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 वो जो नीला बनता वो कैसे हटा, वहां सेल्स आए वो लेके चले गए उसको, डेड सेल्स को। क्लियर हुआ? हमारे पूरी बॉडी में हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, कैपिलरी हेयर लाइक स्ट्रक्चर हर जगह होती है। कैपिलरी इतनी पतली होती है, नॉर्मल आई से दिखने की नहीं है आपको। एक सेल, एक सिंगल सेल मूव करता है, इतनी पतली होती है कैपिलरी। अब सोच लो एक सिंगल सेल कितने माइक्रोन का है, 7 माइक्रोन का, 8 माइक्रोन, 12 माइक्रोन मैक्सिमम। समझ में आ गई बात? कलर की बात कर लेते हैं। ब्लड का कलर कैसा होता है? तो रेड कलर का होता है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कम होगा तो ब्लड का जो कलर है वो डार्क हो जाएगा, क्योंकि हीमोग्राम क्या करेगा, बॉडी में बढ़ाएगा ऑक्सीजन को फुलफिल करने के लिए। दो तरीका है, आपके अंदर ब्लड की कमी नहीं है लेकिन एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कमी है, तो क्या करेगा, उसको बॉडी को क्या लगेगा कि ऑक्सीजन कैरी नहीं हो पा रहा है और रिक्वायरमेंट चाहिए, तो सेल और बनाएगा। सेल बनाएगा तो क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगी, प्यूरिटी बढ़ेगी और खून गाढ़ा दिखाई देगा, डार्क कलर का दिखाई देगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? नुकसान वाली बात है, इसीलिए पानी ज्यादा पीने को कहते हैं। हीमोग्लोबिन दो चीज से मिलकर बना है, हिम और ग्लोबिन। ग्लोबिन मतलब चेन, हिम मतलब
आयरन, ठीक है। आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करके चलता है। हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज यहाँ पे या 13 से 12 से 18 होनी चाहिए, उसका रीजन इसमें फीमेल भी इंक्लूड हो जाएगी। अगर 12 से 18 कर दें तो मेल फीमेल दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। क्लियर है? अलग 13 से 18 और 12 से 16 फीमेल और 13 से 18 मेल। क्या है, ग्राम पर डीएल या परसेंटेज दोनों भी बोल सकते हैं, ठीक है। हेमेटोपोइटिक सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। हेमेटोपोइटिक सिस्टम क्या है? हेमेटोपोइटिक सिस्टम कहता है कि ब्लड सेल बनना कहां से शुरू हो रहा है, बोन मैरो से। तब कहां हो रहा है, लिवर, और टूट कहां रहा है, स्प्लीन में तो टूट रहा है। उसकी लाइफ स्पेन इतनी दूर, यानी बोन मैरो से निकलना शुरू हुआ, स्प्लीन में जाते जाते तक 120 दिन हो चुके हैं। क्लियर है? अब जरूरी नहीं है कि वो आरबीसी बने, डब्ल्यूबीसी भी बन सकता है, प्लेटलेट भी बन सकता है, डिपेंड ऑन आवर बॉडी की रिक्वायरमेंट किस चीज की है। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल के अंदर वो पावर होती है कि वो सारे सेल में डिवाइड हो सकता है। येलो मैरो और रेड मैरो के फॉर्म में स्टार्ट होता है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, ठीक है। ये सारांश बता रहा हूं मैं इसका पूरा थ्योरी का, सीधा सीधा। ये हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल का पूरा चार्ट है, पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, चाहो तो एक बार फिर से देख लेंगे इसको इंडिविजुअली। ये भी पूरा नहीं है, अगर मैं पूरे की बात करूं तो इसमें भी हर एक में 6 से 7 स्टेप्स हैं। कॉमन माइलॉइड, कॉमन लिम्फोइड, ब्लास्टिक सेल, साइटिक सेल, फिर उसका लास्ट सेकंड लास्ट स्टेज आती है, फिर लास्ट में जाके वो बनता है। मतलब 6-7 स्टेज चलते हैं। 2 तो साइटिक सेल चलेंगे, 2 ब्लास्ट सेल की स्टेज चलेगी, एक तुम्हारा लास्ट में मैच्योर सेल का आएगा, फिर लास्ट में बनके आएगा। ये भी वही है, ब्लड वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। ब्लड वॉल्यूम मैंने आपको बता ही दिया, अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर रहता है, जहाँ 4 से 6 लीटर दे रखा है एडल्ट में, ठीक है। 8% ऑफ बॉडी वेट के अंदर में रहता है, और 55 और 45 का कॉन्सेप्ट भी समझा दिया मैंने परसेंटेज में। ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के हिसाब से 4 टाइप में डिवाइड होते हैं, फिर वो 4 टाइप में फर्दर 8 सब टाइप में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। कौन कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, ए बी पॉजिटिव। यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ नेगेटिव। और बाकी अगर ये आपको पता है तो बाकी चीजें तो याद ही होगी कि ए पॉजिटिव किस किस को दे सकता है और किस किस से ले सकता है। किससे ले सकता है, ए नेगेटिव और ए पॉजिटिव से ले सकता है, और ओ नेगेटिव से ले सकता है, और ओ पॉजिटिव से भी ले सकता है, ए पॉजिटिव वाला, ठीक है। और किस किस को दे सकता है, ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव, बस 2 ही लोगों को दे सकता है। सरफेस पे एंटीजन एंटीबॉडी रहती हैं और प्लाज्मा में एंटीजन्स रहते हैं, बाइंडिंग में वो हेल्प करते हैं। यही है सारा ये ब्लड ग्रुप का। उसके बाद आईजीएम आईजीजी का भी वही कॉन्सेप्ट है, ब्लड ग्रुपिंग का। हिस्ट्री आ गई इसकी, ये भी बता ही दिया। फादर सन का कॉन्सेप्ट किस तरीके से आता है वो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। समझ लो एक बात, जीनोटाइप कैसे निकलते हैं। मदर ए है, फादर ए है, बच्चा ए होगा। मदर बी है, फादर ए है, बच्चा ए भी हो सकता है। मदर ओ है, फादर ए है, बच्चा ए हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से ये चार्ट बनाया हुआ है, चाहो तो आगे फर्दर इसमें और देख सकते हो, लेकिन ये एक्सेप्शनल्स होते हैं। उसका रीज़न है कि जीनोटाइप जरूरी नहीं है कि आपके मदर फादर से आए, आपके ग्रैंड फादर ग्रेट ग्रैंड फादर से भी आ सकते हैं, ठीक है। एंटीजन्स के बारे में भी बता दो। हाँ बोलो। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके फादर से ही आ रहे हो, ग्रेट ग्रैंड फादर से भी आ सकते हैं, ग्रैंड फादर से भी आ सकते हैं। ब्लड ग्रुप के सिम्टम्स मतलब ब्लड ग्रुप आ सकता है वैसा। RH फैक्टर ये भी बता ही दिया था आपको, RH फैक्टर के बारे में। ये थ्योरी है, उसको रीड कर लेना।
एक बार वैसे ही, अगर कोई पार्ट लगेगा कि नहीं आ रहा है, टर्मिनोलॉजी की बात है, तो फिर मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। टाइप आईजीजी इसकी कैसे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या होती है वो समझ लो, वो इम्पोर्टेंट है इसमें। फॉर एग्जांपल ये आपकी क्या है, एंटीबॉडी, एक एंटीजन ये हो गया और एक एंटीजन ये हो गया, ठीक है, एंटीबॉडी ने बाइंड कर दिया। ये सपोज सेल हो गया और ये सपोज आपका एंटीजन ए हो गया जो ब्लड ग्रुप में आप लगा रहे हो। तो इस तरीके से एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग रिएक्शन परफॉर्म होती है, ठीक है। सबसे सिंपल स्टेप में समझाने का यही तरीका है। एक एंटीजन आप हो गए, एक एंटीजन आपकी गर्लफ्रेंड हो गई, एंटीबॉडी फैमिली वाले हो गए। हम मान गए तो जोड़ देंगे, नहीं माने तो छोड़ देंगे, है ना। अच्छी से समझ में आता है इससे बच्चों को। अच्छा, हमारी बॉडी में जो वेस्टेज वगैरह है, हमारी बॉडी का वेस्ट जो है वो 3 फॉर्म में निकलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैसियस CO2, लिक्विड में और मिक्स, ठीक है। इसके अलावा स्वेटिंग वगैरह जो क्या है आप, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन के लिए। यहाँ आपके इसी में हेमेटोलॉजी के अंदर तो कुछ और भी चीज़ें दी हुई है जो रिलेट तो नहीं करते, लेकिन हाँ फिर भी बता देता हूँ। ब्लड क्या है, नेसेसरी पार्ट है, फ्लूइड है। इसी ब्लड की वजह से फीमेल में क्या है, मिल्क प्रोडक्शन में भी हेल्प होती है, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन है, प्लाज्मा है, वो क्या करता है, फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखता है। म्यूकस है, वो क्या करेगा, उसको स्मूथ करके रखने में हेल्प करेगा, ठीक है। वेन क्या होती है, वेन के अंदर क्या होता है, आपके इस तरीके से फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं जो क्या करता है, ब्लड सेल्स को नीचे नहीं गिरने देते हैं। जब ये ऊपर जाएगा तो ये ओपन हो जाएंगे, जैसे ही रुकेगा हार्ट का तो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड होता है ना, लब और डब, ये चलता है। तो जो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड रुकता है जब मामला, तो ये क्लोज होते हैं उस टाइम पे, जिससे सेल्स वापस नीचे की तरफ ना गिर जाएं, स्पेसिफिक ग्रेविटी होने की वजह से। क्लियर हो गया। ब्रेस्ट मिल्क में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स रहते हैं जो बच्चे को उसकी इम्यून पावर और डेली रूटीन लाइफ में जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको ग्रोथ के लिए उसमें हेल्प करते हैं, फुलफिल करते हैं। गैस्ट्रिक एसिड क्या है, जैसे HCl है, KCl है, NaCl है, ये सब क्या है, ये सारे आपके गैस्ट्रिक एसिड्स हैं जो क्या करता है, बेसिकली आपके डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम तो याद है, म्यूकस याद है, पेप्सिन याद है, HCl याद है, बस तो फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के सारा पार्ट ये उसी का पार्ट है। यूरिन, वेस्टेज प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, लिक्विड फॉर्म, कहाँ से पैदा होता है, किडनी में, कहाँ से, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में कहाँ से, ग्लोबुलर डक्ट शेप का होता है, इस तरीके का होता है ना, ऐसे रहता है, यहाँ से प्योर आया, इम्प्योर इसमें चले गया, वापस क्या हुआ, छन्नी टाइप के, हाँ छन्नी के टाइप का होता है। अब ये इम्प्योरिटीज कौन सी हैं, तो हमारे सेल्स द्वारा जो रिलीज होता है वेस्ट प्रोडक्ट वो इम्प्योरिटीज हैं। इसका ठीक है, इसका एक टेस्ट भी होता है ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन, हाँ ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है, इसका टेस्ट होता है जिससे हमें पता लगता है कि हमारा फिल्ट्रेशन रेट किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका CSF, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड जिसको बोलते हैं। ये आपकी दो चीजों को रिकॉर्ड करके रखता है, कौन सा, तीन को, पहला ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, तीसरा जॉइंट्स। ये तीन जगह मोस्टली पाया जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में होगा पूरी, ब्रेन में होगा और जॉइंट्स में होगा। बोलते ना यार ग्रीस खत्म हो गया है आपके जॉइंट का, तो यही ग्रीस है आम भाषा का। ये
वेन में ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, पेन करने लगेगा, प्रेशर बढ़ जाता है बेसिकली, ठीक है। सर दर्द होता है तो ये सब बढ़ जाता है। कई केसेस में देखा गया फीवर की वजह से भी होता है, बढ़ने लगता है इधर उधर, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 120 से 500 ml जो है जनरेटेड होता है CSF, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं इसको। और इसमें कुछ है ब्रेन स्पाइन, ठीक है, फोर जॉइंट हो गया, ठीक है, बता दिया, बाकी कुछ आगे चाहिए कुछ नहीं। नॉर्मल CSF का कलर बोले तो कलरलेस एक्वा होता है। सेल्स कितने होते हैं इसमें, 0.4 लाख के आसपास में सेल होगा, प्रोटीन 10 से 30 होगा, शुगर जो है 50 से 70 होगा, ठीक है। पॉपुलेशन इसके अंदर कोई ऐसा नहीं दिखता है। ये है आपका डायग्राम जो कि CSF भी शो कर रहा है, जो ब्लू कलर का है वो CSF है, बाकी जो पार्ट है वो क्या है आपका स्कल और ब्रेन का पार्ट, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करके रखता है आपको चारों तरफ से, ये चारों तरफ से फ्लूइड रहता है जिससे जर्क ना लगे ब्रेन, ठीक है। जर्क में झटका, आप एक पानी में पत्थर मारो तो वेव्स उठती है, और एक पत्थर पे पत्थर मारो तो चिंगारी उठती है। क्यों? क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता, पत्थर फ्रिक्शन कर देता है, इक्वल अपोजिट रिएक्शन दे देता है। वही वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करता है तो वो वेव्स में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका मतलब जो हमारे ब्रेन को भी प्रेशर पड़ता है ये हमें एब्जॉर्ब करता है, ये एब्जॉर्प्शन पावर रखता है जिससे जर्क झटके वगैरह जो है वो हमारे ब्रेन पे इम्पैक्ट नहीं डालते हैं। लेकिन ज्यादा जोर का लगेगा तो गया। पेरेंटल डायग्नोसिस के यूज होने वाला ये है एमनियोटिक फ्लूइड जो है, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं कि कितने दिन में फॉर्म होता है तो अप्रोक्सीमेटली 40 डेज इसका साइकिल है। बेबीज के अंदर रहता है, ग्रोइंग बेबीज में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और बेबीज फॉर्म में जब रहेगा तो फीमेल में सबसे ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड का सिक्रेशन होता है जब बेबी फॉर्म में रहेगा, उस टाइम पे ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। और एमनियोटिक फ्लूइड के कंपोजिशन की बात करूं मैं तो क्या क्या कंपोजिशन रहता है इसका, न्यूट्रिशन है, हार्मोन है, और इन्फेक्शन फाइटिंग सेल्स होते हैं, कुछ एंटीबॉडीज रहती हैं, ठीक है। और इसका कुछ खास इसमें एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो यही है, ये फ्लूइड है। बच्चों को खाना प्रोटीन प्रोवाइड कराता है वो एम्बेकल कॉर्ड की थ्रू जाता है। हमारा हेमेटोलॉजी में क्यों इतना कुछ दे रखा है मुझे समझ नहीं आ रहा, जबरदस्ती की चीज डाल देती है हेमेटोलॉजी में। क्या है वॉल्यूम की बात कर ले तो यहाँ वॉल्यूम जो है वो 450 से 1200 ml के आसपास है। यूरिक कहाँ से आ गया सर हेमेटोलॉजी में? यूरिक एसिड, यूरिया, प्रोटीन, ये सब फ्लूइड है जो बॉडी में रहते हैं, तो हेमेटोलॉजी के अंदर आता है, दे रखा है। बिलिरुबिन की आपकी देखो ये नॉर्मल लो है और ये नॉर्मल हाई है, ठीक है, अलग अलग रेंज दे रखी है। फिर है इसके साथ में आपका बिलिरुबिन का एक बार रीड आउट कर लो, वैसे ही क्लियर हो जाएगा। वॉल्यूम में 450 से 20 है, बिलिरुबिन जो है लेस देन 0.075 रहता है, ये अप्रोक्सीमेटली 0.25 रहेगा। उसके बाद 89 है, 8.8 से 1.1 और 1.8 से 4, ठीक है। उसके बाद है आपका स्ट्रॉल, वो है आपका 10 ग्राम पर DL से मोर देन 60 ग्राम पर DL,
फिर है L रेशियो S, वो है L1 जो है 1:1 का रहता है या 2.1 से रहेगा। प्रोटीन जो है 0.6 से लेके 2.24 और 0.26 से लेके 1.19, ये एक्चुअली वुमेन का है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, और वो वाला पार्ट है आफ्टर डिलीवरी वाला। मैंने कहा उसी की बात चल रही है ना ये, हाँ उसी की बात चल रही है, फ्लूइड ये ना, अमनियोटिक फ्लूइड एसेंशियल और प्रीटर्म, मतलब कितना रिक्वायर्ड है, प्रीटर्म इसके आसपास रहता, चीजें बड़ी हुई हैं सर, जनरेशन है ना, इतना जनरेट कर रहा है, इसके आसपास ही स्टोर कर रहा है, रह रहा है। नॉर्मल डिस्टेंस के बाद ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, स्टेम सेल कैसे कैसे कन्वर्ट होता है आपके एरिथ्रोसाइट में। पहले तो ये समझ लेते हैं, यहाँ 3 फेजेज हैं, फेज 1, फेज 2 और फेज 3, ठीक है, जिसमें ब्लास्टिक फेज है, 2 ब्लास्टिक फेज है, एक नॉर्मल ब्लास्टिक फेज है, एक रेटिकुलोसाइट फेज है, ठीक है। अर्लियर लेटर कौन सी है, इरिथ्रोब्लास्ट फेज की, 2 फेजेस में, नॉर्मोब्लास्ट है, उसके बाद रेटिकुलोसाइट है जिसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और लास्ट में इरिथ्रोसाइट है। एक यहाँ पे क्या है, हीमोसाइटोब्लास्ट है, जिसको हम सेल सर्किट कहते हैं, कॉमन माइलॉइड है, कॉमन माइलॉइड से फिर आगे ये फर्दर कन्वर्ट हो रहा है इरिथ्रोसाइट तक। इसलिए यहाँ नॉर्मोब्लास्ट लेटर के में जो ये न्यूक्लियस है बाहर फेंका जा रहा है, तो रेटिकुलोसाइट दूरी पर चिपका रहा है। रेटिकुलोसाइट जो है ये बाहर जो फेंका जा रहा है उसके सराउंडिंग्स में जा रहा है। इस पे शायद डायग्राम क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इसके आउटर में देखो हल्की ब्लू सी लाइन दिख रही है आपको, अगर इसमें भी गौर से देखोगे तो ब्लू कलर की लाइन दिखेगी आपको, ये देखो दिख रही है हल्की सी, देखिए ठीक है। और जब इरिथ्रोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है तो न्यूक्लियस खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, चला गया। यूनिट फर्स्ट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका वो बता दे रहा हूँ। यूनिट फर्स्ट अप्रोक्सीमेटली 34 पेज पे कवर हुई आपकी, ठीक है, 34 35, हाँ, इससे हम नेक्स्ट फिल करेंगे। हम उल्टा चलते हुए, ये तो याद करने वाली चीज़ है, स्टेजेस प्लेटलेट की, डब्ल्यूबीसी की और आरबीसी की, ठीक है। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, कॉमन माइलॉइड, कॉमन लिम्फोइड, फिर उसके बाद साइटिक स्टेज, ब्लास्टिक स्टेज, नॉर्मोब्लास्टिक स्टेज, फिर आपकी सेल, ठीक है। सब में ये चलेगा, बस नाम चेंज हो जाएगा। जैसे आपका न्यूट्रोफिल चल रहा है तो उसमें न्यूट्रोफिल का नाम रहेगा, इरिथ्रोसाइट चल रहा है तो उसमें इरिथ्रोसाइट का नाम रहेगा, ठीक है। इरिथ्रो नॉर्मोब्लास्ट, इरिथ्रोब्लास्ट, जो ऊपर वाला डायग्राम था उसमें खाली 3-4 स्टेज से खत्म था। और इसमें बच्चे को पढ़ाई करनी है जी, स्कूल में तो कॉलेज में तो पीएचडी कर लेगा। अब स्कूल में कितने स्टेजेस हैं, प्राइमरी स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, टर्शियरी स्कूल है। प्राइमरी में क्या है, प्री नर्सरी, प्रेप, एलकेजी, यूकेजी, फलाना ढिमकाना बहुत सारे। सेकेंडरी में क्या है, 1 2 3 4 स्टैंडर्ड है। उसके बाद ग्रेजुएशन में क्या है, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फिर मास्टर्स, फिर पीएचडी। तो एक आपने बोल दिया जी प्ले स्कूल में गया जी, सेकेंडरी स्कूल में गया जी, फिर टर्शियरी स्कूल में गया जी, तो आपने एक ओवरव्यू दे दिया, उसके अंदर भी तो सब डिवीजन है, समझ गए। एमएलटी के हिसाब से हमको जो ज़्यादा फोकस करना है वो फोकस करना है, मैं बता देता हूँ, नॉर्मल रेंज में फोकस कर लेना, डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट की, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में फोकस कर लेना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का, ठीक है। एमनेटिक फ्लूइड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना जरूरी है। सीएसएफ की कॉम्बिनेशन याद होनी चाहिए, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है ये पता होना चाहिए। दिन का 125 से 500 ml सिक्रीशन होता है ये पता होना चाहिए। यूरिन के बारे में पता होना चाहिए, क्या क्या होता है, कहाँ फिल्ट्रेशन होता है, कैसे फिल्ट्रेशन होता है। पूरी बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट किडनी में फिल्टर हो जाता है, नेफ्रॉन के द्वारा फिल्टर होता है। जीएफआर ग्लोबल फिल्ट्रेशन रेट, इसका एक टेस्ट होता है,
ठीक है, यूरिन के अंदर क्या क्या होता है, जो भी अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट है वो सारे यूरिन में हमारे नजर आएंगे ही आएंगे। अगर शुगर लेवल बढ़ गया तो भी उसमें नजर आएगा ही आएगा। गैस्ट्रिक एसिड क्या होता है, HCl जो प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी के द्वारा, वो रहता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। ब्रेस्ट मिल्क क्या है, ये वो सब्सटेंस है जो फीमेल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है एट द आफ्टर द टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है, जो कि कहाँ से आता है, ब्लड के द्वारा ही वहाँ पे पहुँचाया जाता है, अलग अलग कॉम्पोजिशन में वहाँ फॉर्म होता है। और मिल्क जो है ब्रेस्ट मिल्क वो किसमें हेल्प करता है, बच्चे की इम्यूनिटी और ग्रोथ में हेल्प करता है, मैंडेटरी होता है, येलोइश कलर का ये मिल्क होता है। उसके बाद म्यूकस क्या है, येलोइश, हल्का येलोइश होता है ब्रेस्ट मिल्क एट द टाइम ऑफ आफ्टर डिलीवरी, जो कुछ टाइम तक जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो हल्का येलोइश होता है, पेल येलो कह सकते हैं। फैट अच्छा खासा होता है। फिर है आपका ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड है और म्यूकस है, ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए क्या क्या है, किस किस काम में आता है, ठीक है। म्यूकस है वो डक्ट जिसकी वजह से सिक्रीट्स होते हैं अलग अलग चीजें। ब्लड प्लाज्मा क्या है, वो कंपोनेंट है जिसके अंदर सारी चीजें रहती हैं, ठीक है, जो फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है आपके। और ब्लड सेल्स क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट मैच्योर है, इसके अलावा इमैच्योर सेल्स भी हैं। ब्लड फ्लूइड जो है 8% ऑफ योर बॉडी वेट होता है, ठीक है। प्रोटीन है जो कि क्या हेल्प करता है, आपके ग्रोथ में हेल्प करता है। जीन्स हैं जो आपके बॉडी का स्ट्रक्चर कोडेड फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स पाते हैं, हैं? हाँ, प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री में आता है, बिल्कुल आता है। आरएच फैक्टर का भी पार्ट होता है, ध्यान रखना। मतलब जो ब्लड ग्रुप में आरएच फैक्टर होता है ना, एनटीडी, वो प्रोटीन के फॉर्म में होती है, ठीक है। उसके बाद जीन, याद करो जब मैं प्रोटीन पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि प्रोटीन जो है सेलुलर सरफेस कवरिंग में भी हेल्प करता है, बताया था थोड़ा थोड़ा। न्यूबॉर्न बेबी में जो ब्लड है वो किस तरीके से फॉर्म होगा, बोन मैरो से फॉर्म होगा। स्टार्टिंग में कौन सी इम्यूनिटी आएगी, आईजीएम इम्यूनिटी आएगी। 5 टाइप की होती है, आईजीए, आईजीई, आईजीडी, आईजीएम और आईजीई, ठीक है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एक्सिन और म्यू, याद रखना सबसे अच्छा। और उसके बाद ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ लेना, ब्लड ग्रुप के बाद उसके साथ में ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन पढ़ लेना, ब्लड ग्रुप की ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कैसे होती है, किस तरीके से होती है, क्यों होती है, ये पढ़ना जरूरी है, ठीक है। ब्लड ग्रुप एरियोटाइपिंग में फॉरवर्ड और रिवर्स, फुल सेल, सेल वॉश, ये सब पढ़ना है, ठीक है। सेल वॉश बता दिया था कैसे करते हैं। फुल सेल बनाने का तरीका होता है, एक ही ब्लड ग्रुप के 4 या 5 सैंपल ले लो, सेल वॉश कर लो और उसको एक ही साथ मिलके मतलब मिक्स करके रख दो, वो फुल सेल हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल एक ब्लड ग्रुप के 5 सैंपल उठा लिए हमने, 5 के सेल वॉश किए, 5 के आरबीसी उठाए, एक ही टेस्ट ट्यूब में लगा दिया, उसको मिक्स करके रख दिया, वो आपका फुल सेल है, ठीक है। फुल सेल हेल्प करता है ब्लड बैंकिंग में, चेक करने के लिए रिएक्शन कैसे चल रही है, कोगुलेशन तो नहीं हो रहा है किसी तरीके का। तो स्टोर किस चीज़ में करेंगे सर? फुल सेल स्टोर नहीं किया जाता, फ्रेशली बनाया जाता है, हैंड टू हैंड, सेम टाइम पे। ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन याद कर लेना, मम्मी ये है, पापा भी है, तो बच्चा क्या रहेगा, ये भी रहेगा। ये लेकिन इसका एक्सेप्शनल्स हैं कि कई बार देखा गया है कि ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर की ब्लड ग्रुप भी उसके ग्रैंडसन या ग्रेट ग्रैंडसन में आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट दे रखा है, जैसे आपके हेमेटोपोइटिक सेल्स हैं, कॉमन माइलॉइड, कॉमन लिम्फोइड, फिर कॉमन माइलॉइड से डायरेक्ट दे दिया इसमें मास्ट सेल, लिम्फोसाइट सेल, माइलोब्लास्ट सेल, माइलोब्लास्ट में फिर डायरेक्ट बेसोफिल और इसनोफिल, मोनोसाइट, मोनोसाइट में भी फिर 2 पार्ट दे दिया, क्रोमोसाइट दे दिया मेगाक्रायोसाइट्स के बाद, ठीक है। तो इसके बीच के स्टेजेस जो है मिस कर रखे हैं, वो बीच के स्टेजेस याद रखना जरूरी है थोड़ा सा। तो ये था आपका, बस इतना ही है। और तो हीमोग्लोबिन वगैरह के बारे में पहले पढ़ा चुका हूँ मैं, याद है हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर पढ़ाया था, बीच में एफ था, चारों तरफ ओ था, तो यही है आपका पूरा कंप्लीट हेमेटोलॉजी का यूनिट फर्स्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।